देखें जी, घर में आज कुछ भी खाने को बाकी नहीं बचा। जितना था कल सब खत्म हो गया। रानो, दूसरे जंगल में बाढ़ आने से सब धंधा खत्म हो गया है। अब न जाने मुझे कितने दिन काम नहीं मिलता। टुन्नू जी, अब ऐसे कैसे चलेगा? अब तो हमारे घर में एक बच्चा भी आने वाला है। तुम चिंता न करो, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है, जिसे देख मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर अचानक से उनके घर पर दस्तक होती है। रानो, मैं देखता हूँ। कालू, कालू मालिक आप? हाँ टुन्नू, मैं। टुन्नू, जो कर्जा मुझसे लिया था वो वापस कर दे। अगर नहीं कर सकता तो सुबह तक ये घर खाली कर दे। अब मैं तुझे और समय नहीं दूंगा। कल सुबह तक अगर पैसे न दिए तो तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? कौन था बाहर? रानो, मैंने माँ के इलाज के लिए कालू सेठ से कुछ कर्ज लिया था, मगर मैं समय पर लौटा नहीं सका। इसलिए कालू सेठ ने सुबह तक ये घर खाली करने के लिए कहा है। ये सुनकर रानू चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है, परंतु फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। टुन्नू जी, आप चिंता न करें, हम अपने लिए एक नया और सुंदर सा घर बना लेंगे। अब हमारा छोटा बच्चा भी है, घर के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बुआ रहती है दूसरे जंगल में। मैं जाता हूँ और अपनी बुआ से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाएंगे और जब मुझे कोई काम मिल गया तो मैं बुआ के पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अब तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? रानो, कल होने से पहले मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मुझे ना रोको, मुझे जाना ही होगा। फिर ऐसे बाबा चिड़िया दुखी मन से अपने घर से निकलता है। अभी वो नदी पर पहुंचा ही था कि आसमान पर तेज हवा के साथ गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी एक बिजली उस बाबा चिड़िया पर आकर गिरती है और वो सारे दुख और सारे गम अपने साथ ले जाता है। वो तो मर जाता है। अगली सुबह कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो बाबा चिड़िया को मरा हुआ देखकर उसके घर जाता है। चिड़िया बहन, जब रात को तूफान आया तो तुम्हारा पति नदी पर क्या करने गया था? कबूतर भैया, वो तो अपनी बुआ के पास जा रहे थे कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। सुबह जब नदी पर मैं पानी पीने गया तो मैंने देखा आपका पति वहाँ मरा पड़ा है। नहीं कबूतर भैया, वो हमें दुखों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। चिड़िया, हकीकत को मानना पड़ता है। ऐसे कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोरी कवि और कालू कौवा चिड़िया और उसके छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके पास न खाने को भोजन था और न रहने के लिए कोई घर। छोटा सा बच्चा भूख से चूं चूं कर रहा था और रात भी आने वाली थी। आज की रात मैं मिट्ठू के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर रख ले। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और फिर रानू चिड़िया मिट्ठू के घर चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भैया, जो आज रात आपने मुझे अपने घर पर रख लिया। चिड़िया, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। कल को आपका बच्चा भी बड़ा होगा। ये इस समाज में कैसे जी पाएगा? तोते भैया, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करूँगी। मिट्ठू भैया, मैं कोई न कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना घर बना सकूँ और अपने बच्चे के साथ रह सकूँ। अगर आप सच में कोई काम करना चाहती हो तो मैं आपकी काम करने में मदद करूँगा। मेरे मामा की दूसरे जंगल में एक चूड़ियों की दुकान है। मैं आपको अपने मामा से कुछ चूड़ियाँ ले दूंगा और फिर उन्हें बेचकर पैसे वापस कर देना। ऐसे आपको भी मुनाफा हो जाएगा। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगी। अगले रोज मिट्ठू तोता चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने मामा की दुकान पर जाता है। मामा जी, ये मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दोस्त मर गया है। उसने किसी का कर्ज देना था, मगर वो समय रहते दे नहीं पाया, इसलिए उन कौवों ने इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब बहुत दुखी है ये चिड़िया।
मिट्ठू, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कोई काम करना चाहती थी, इसलिए मिट्ठू मुझे आपके पास लेकर आया है। तुम ये चूड़ियाँ ले जाओ और इन्हें बेचकर अपना मुनाफा रख लेना और बाकी दाम मुझे दे जाना और बाकी चूड़ियाँ फिर से ले जाना। ऐसे आप जितनी ज्यादा भी चूड़ियाँ बेचोगी आपको उतना ही मुनाफा होगा। मामा जी, आप देखना, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगी। चिड़िया बहन, आप चूड़ियाँ ले और वापस जाए, मुझे यहाँ काम है, मैं कल ही लौटूंगा। ऐसे रानू चिड़िया कुछ चूड़ियाँ लेकर वहाँ से वापस चल पड़ती है। वो पूरे जंगल में चूड़ियाँ बेचती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सतरंगी चूड़ियाँ ले लो। चिड़िया बहन रुकना, मुझे भी तो दिखाओ कैसी हैं ये चूड़ियाँ। जी बुलबुल, मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और दाम भी बहुत कम है। फिर ऐसे ही रानू चिड़िया की चूड़ियाँ तो पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी, क्योंकि रानू चिड़िया तो घर जा जाकर चूड़ियाँ बेचती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिठू भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। अगर आप उस रात मेरी मदद न करते तो न जाने आज मैं किस हाल में होती। चिड़िया बहन, ये सब आपकी मेहनत है, अगर आप मेहनत ना करती तो मैं भी कुछ ना कर पाता। ऐसे फिर वो चिड़िया अपनी चूड़ियों के मुनाफे से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। रानू चिड़िया की चूड़ियाँ तो बहुत ज्यादा बिक रही थी, इसलिए उसे मुनाफा भी बहुत हो रहा था। कबूतर और मिठू भैया, मैंने सोचा है कि मैं इस जंगल में गरीब और अनाथ पक्षियों के लिए एक अनाथालय खोलूं, जिसमें गरीब पक्षियों और छोटे बच्चों को रखूंगी। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा काम है, ऐसे कोई भी गरीब पक्षी भूखा नहीं सोएगा। चिड़िया, इस काम में हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो सब पक्षी मिलकर जंगल में एक अनाथालय बनाते हैं, जिसमें गरीब पक्षियों को मुफ्त में खाना दिया जाता था। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो जो हम जैसे गरीब पक्षियों का भी सोचा, वरना हम पक्षी तो हर रोज भूखा सोते थे। चिड़िया, मैं गरीब तो हूँ, मगर अगर कोई काम करने को मिल जाए तो हम काम भी कर सकते हैं। अरे कवि बहन, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है। मैं कल ही बात करती हूँ और यहाँ पर एक चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री लगवाती हूँ, जहाँ सब गरीब पक्षी काम किया करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटी चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से मुसीबतों का सामना किया और अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी की। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानू, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठें, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी, जो बारिश में भीग रहा था। अरे, ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है, लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है, जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ, तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है, मैं बारिश में खेल रहा था, खेलते खेलते यहाँ आ गया, अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोलू बेटा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे मना कर रही थी, मगर मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी, चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को साथ लेकर जाती है
कि तभी गोलू की मम्मा गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखकर फौरन से लिपट जाता है। गोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा। बेटा, अब आप अपनी मम्मा के साथ चले जाओ और जब तक बारिश नहीं रुकती बाहर खेलने नहीं जाना। गोलू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और रानू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को सारी घटना बताती है। रानू की बात सुनकर मीनू मौसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? वो काला कौवा कहीं उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? नहीं नहीं मौसी, वो तो कौवा खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश रुक गई। रानू चिड़िया बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ हरियाली तोती आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ एक कबूतरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अरे कौन सी कबूतरी? पता नहीं रानो, उस कबूतरी का कहना है कि उसका बेटा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। रानू ने देखा कि वो कबूतरी तो गोलू की माँ थी। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? कल रात मैं अपने गोलू को घर ले आई थी, मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो गोलू घर पर नहीं था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। लूसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोलू को पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। क्या तुमने कबूतर के बच्चे को देखा है? वही कबूतर का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं नहीं, मैंने किसी कबूतर के बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जंगल की महारानी हो और इस जंगल पर तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे तो इस कौवे पर ही शक हो रहा है। मुझे जंगल की महारानी को इसकी शिकायत लगानी होगी। रानू चिड़िया जंगल की महारानी चील के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे उस कौवे पर शक हो रहा है। तभी महारानी चील गुस्सा होकर रानू चिड़िया से बोली, इसका मतलब है वो कौवा बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तुम हमेशा पक्षियों के बारे में मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महारानी? तभी रानू चिड़िया ने देखा कि वो काला कौवा कबूतर के बच्चे के साथ आकर वहाँ खड़ा हो गया। रानू चिड़िया हैरान हो गई। महारानी चील जी, जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चा खो गया है, मैं तो उसी समय ही इसकी तलाश में निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए तो मैंने आपको सब पहले बता दिया था। महारानी चील, इसी रानू चिड़िया के कारण तो कोई दूसरा पक्षी आपके जंगल में नहीं आता। चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली, चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि इस कौवे ने कबूतर के बच्चे को मार डाला है, मगर तुम्हारे आने से पहले ये कबूतर के बच्चे को सही सलामत लेकर आया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। इतना कहते हुए रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। महारानी चील ने कालू कौवे से कहा, कालू कौवे, जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम इस जंगल में रह सकते हो। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इधर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। वो तुरंत मीनू मौसी के पास गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मीनू मौसी कुछ करे, रानू चिड़िया को महारानी ने बंदी बना लिया है। जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया कि वो कौवा पेड़ के पीछे कबूतर के बच्चे को देख रहा था, मुझे तो तब ही शक पड़ गया था। मीनू मौसी, जो भी हो, मगर आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, हमें अब कुछ नहीं करना, बस हमें उस कौवे पर नजर रखनी होगी। पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि उस कौवे के दिमाग में चल क्या रहा है।
और ये कौन सा मकसद लेकर हमारे जंगल में आया है। उस दिन से हरियाली तोती और मीनू मौसी कौवे पर नजर रखने लगी। वो कालू कौवा दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चे खाता। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते कबूतर के घर के पास चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। कालू कौवा गोलू को अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर कालू को ये नहीं पता था कि मीनू मौसी और हरियाली तोती उस पर नजर रख रही है। मीनू मौसी तुरंत हरियाली तोती से बोली, जाओ हरियाली, जल्दी से जाकर महारानी चील को बुला कर लाओ। मगर मीनू मौसी, क्या महारानी मेरी बात सुनेगी? तुम जल्दी से जाओ और जैसे भी करके महारानी को बुला कर लाओ। मुझे इस कौवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मीनू मौसी की बात सुनते ही हरियाली तोती जल्दी से महारानी के पास गई। तुम यहाँ क्यों आई हो हरियाली? महारानी चील, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे अब रानों की किसी भी सहेली पर भरोसा नहीं रहा। महारानी चील, आप मेरे साथ चले, ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन हरियाली, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? महारानी, आप मेरे साथ चले और जाकर देखें कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तभी चील हरियाली तोती के साथ वहाँ आ गई। महारानी जी, इस पेड़ के पीछे छुप जाएं और खुद अपनी आँखों से देख लें। फिर वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। कालू कौवा गोलू से बोला, कबूतर के बच्चे, आज तो तेरा मांस खाने को दिल कर रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महारानी के पास लेकर गए थे और फिर मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़ कर आए थे। मूर्ख कबूतर के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं तो जानता था इस जंगल में रानू चिड़िया बहुत तेज दिमाग की है। मैंने तो उसे फंसाने की योजना बनाई थी। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तो मैं तुझे अपने मुंह में उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महारानी के पास ले गया था। और जंगल की मूर्ख महारानी ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल की महारानी मुझ पर कोई शक नहीं करेगी। और फिर तुझे खाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाऊंगा। ये सब सुनते हुए महारानी चील वहाँ आ गई। महारानी चील को देखकर कालू कौवा बहुत डर गया। अच्छा कालू कौवे, ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे तेज पक्षी रानू चिड़िया को मेरे हाथों से बंदी बनवाया। अब तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी महारानी चील ने उसी समय कालू कौवे को मार दिया और महारानी चील मीनू मौसी से बोली, मीनू मौसी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महारानी, वो कौवा बहुत चतुर था। फिर महारानी चील ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया, लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा बेटा किक्की, जिसे उड़ना भी नहीं आता, वो खेल खेल में एक खड्डे के अंदर गिर गया है। वो खड्डा बहुत गहरा है। वो इतना छोटा है कि मैं भी उस पे नहीं घुस सकता। चिड़िया बहन, मुझे लगता है कि तुम उस खड्डे में जा सकती हो और मेरे किक्की को बाहर ला सकती हो। तो कबूतर भैया, देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं। रानू चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। जमीन में एक छोटा सा छेद दिख रहा था, जिसके पास कई पक्षी भी बैठे हुए थे। चिड़िया, तुम आ गई। देखो, यही वो खड्डा है जिसमें कबूतर का बच्चा गिरा हुआ है। गोरी, ये तो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। रानू चिड़िया बगैर कुछ सोचे उस खड्डे के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया के अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। चिड़िया बहन, क्या तुम ठीक हो? मेरा किक्की मिला कि नहीं? कबूतर का ऐसा सवाल करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक रानू चिड़िया खड्डे से बाहर निकलती है और उसके पंचों में किक्की भी था। मेरा किक्की। चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे किक्की की जान बचा ली। कबूतर भैया, मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रानू चिड़िया जंगल वासियों की मदद करती थी।
लेकिन एक दिन अचानक रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो गई। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? रानू चिड़िया की चीख पुकार सुनकर पास के पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या हुआ आपको? पता नहीं मिठू, मेरे पेट पे बहुत दर्द है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद कबूतर बुलबुल डॉक्टर को ले आता है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को देखती है। चिड़िया बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बुलबुल बहन, क्या हुआ? बताओ हमें। ऐसी भी क्या बात है जो आप कर रही हो बताने के लिए? रानू चिड़िया सबकी मदद करती है, हम भी चिड़िया की मदद करेंगे। चिड़िया के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अगर इसने वो नीला सेब नहीं खाया तो शाम तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और रानू चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है। बुलबुल बहन, अगर बात नीले सेब की है तो मैं ला कर दूंगा चिड़िया को। मुझे बताओ, वो पेड़ कहाँ है? तुम हमें डरा क्यों रही हो? कबूतर भैया, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इंसानों ने हमारे जंगल में 100 पेड़ काटे थे और उनमें से एक नीले सेब का पेड़ भी था, इसलिए अब उसका मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर वो सभी पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी बाहर से गोरी कवि की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख में कुछ चला गया है। सुबह से मेरी आँख खुल नहीं रही। दिखाओ गोरी। लगता है गोरी, तुम्हारी आँख में किसी जहरीले फूल का रस चला गया है। जहाँ तक मुझे पता है कि काली पहाड़ी पर एक हरे रंग का पौधा है। अगर उस फूल का रस तुम्हारी आँख में डाल दिया जाए तो तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। क्या क्या बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली पहाड़ी पर भला कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। भला कौन जा सकता है वहाँ? तभी रानू चिड़िया कहती है, गोरी, मैं ये करूँगी। परंतु चिड़िया बहन, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही खराब है, तुम ये कैसे कर सकती हो? कोई बात नहीं, मेरे पास रात तक का समय है। मैं मरने से पहले गोरी को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सभी पक्षी भी बहुत गमज़दा हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को काली पहाड़ी नजर आने लगती है। ए ऊपर वाले, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं ये काम पूरा कर लूं, उसके बाद तू मुझे अपने पास बुला लेना। रानू चिड़िया काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। यहाँ तो हर तरफ घने पेड़ पौधे हैं। अब मैं उस हरे फूल को कहाँ ढूंढूंगी? अपने दर्द के साथ रानू चिड़िया ने फूल को ढूंढना जारी रखा। आखिरकार रानू चिड़िया को हरे फूल का पौधा मिल जाता है। फिर रानू चिड़िया ने एक फूल तोड़ा और जैसे ही वो उड़ने लगती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। ए ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दो, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस फूल को अब कैसे लेकर जाऊँ? थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द रोक दो। रानू चिड़िया जमीन पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानू चिड़िया की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ नीले रंग के सेब उगे हुए थे। ये तो वही सेब है जो मुझे खाने के लिए बुलबुल डॉक्टर ने बताया था। रानू चिड़िया ने हिम्मत की और उड़कर सेब के पेड़ पर बैठ गई। रानू चिड़िया ने जल्दी से एक सेब को खा लिया। सेब खाते ही रानू चिड़िया का दर्द उड़नछू हो गया। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। ए ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानू चिड़िया खुशी खुशी वो फूल लेकर वापस चली जाती है। गोरी कवि अभी भी दर्द में चीख रही थी। देखो, चिड़िया ने अपना वादा फिर से निभाया, वो आ गई। फिर बुलबुल ने हरे फूल का रस गोरी की आंख में डाल दिया। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गई। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, आपके पेट का दर्द कैसा है? मुझे तो आप अब बिल्कुल ठीक लग रही हैं। फिर रानू चिड़िया उन सबको नीले सेब के पेड़ का बता देती है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। जंगल के बादशाह कबूतर का एक बेटा था जिसके होने से वो बहुत खुश था और साथ ही वो परेशान था क्योंकि शहजादा जन्म से ही बीमार था और काफी साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात बादशाह कबूतर ने कभी न बुझने वाली आग से प्रार्थना की। ए जादुई ना बुझने वाली आग, मैं बहुत परेशान हूँ,
क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बाद इस जंगल की रक्षा करने के लिए मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। ए जादुई आग, मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। फिर कबूतर की बात सुनते हुए जादुई आग से आवाज आई, जब जालिम चील के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बादशाह कबूतर बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो खुद तो सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था, इसीलिए उसने जंगल के सभी पक्षियों को अपनी दरबार में बुलाया। जो कोई भी मेरे बेटे के लिए उस जालिम चील के जादुई तालाब से पानी लेकर आएगा, मैं उसे सोना दूंगा, चांदी दूंगा और उसे माला माल कर दूंगा। राजा की ये बात सुनते ही जंगल के बहुत से पक्षियों ने उस तालाब को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। कालू, अगर उस तालाब का पानी हम ला कर दें तो बादशाह हमें अमीर कर देगा। गोरी, मगर तुम्हें पता है ना कि उस तालाब की रखवाली वो जालिम चील करती है। कालू, ये सब झूठ है, कोई जालिम चील नहीं है वहाँ, ये तो बस डराने के लिए कहा है। फिर वो कौवा और कौवी तालाब की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई मुझे मीठा फल ला दे, कोई मेरी मदद करे। क्या बुढ़िया, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी, समय ना जाया करो, चलो जल्दी करो, हमें तालाब से पानी भी लेकर जाना है। फिर वो कौवा और कौवी बूढ़ी चिड़िया को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जालिम चील का वो तालाब मिल जाता है। देखा कालू, हमें वो जादुई तालाब मिल गया। अब देखना, हम ये पानी लेकर जाएंगे और महाराज कबूतर हमें माला माल कर देंगे। जैसे ही गोरी कौवी कप में पानी डालने लगती है तो वो पानी कप में आता ही नहीं। कालू, ये क्या, ये पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा। गोरी, कहा था ना ये जादुई तालाब है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूर पहाड़ों में रानू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ, हम दोनों भाई जाएंगे और महाराज के लिए वो पानी लेकर आएंगे। हाँ बबलू बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने महाराज की मदद करनी चाहिए। माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो, मैं और बंटी जाएंगे और महाराज के लिए पानी लेकर आएंगे। फिर वो दोनों भाई जंगल में निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे तालाब भी देखे, मगर उन्हें वो जादुई तालाब ना मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए। बंटी, हम तालाब को नहीं ढूंढ पाए, क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लें, ऐसे हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन भैया, अगर महाराज को पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बंटी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों पानी लेकर महाराज के महल पहुँचे। जब शहजादे को वो पानी दिया तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही बीमार रहा। वो दोनों थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर महाराज ने गुस्से में आकर उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। माँ, मुझे जाने दें। गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, जरा सोचिए, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो कबूतर महाराज कैसे जी पाएंगे? अगर मुझे वो तालाब मिला तो महाराज मेरे भाइयों को माफ कर देंगे। गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। फिर गुड़िया वहाँ से निकल पड़ी। वो जंगल में तालाब को ढूंढने लगी। जंगल में गुड़िया को बूढ़ी चिड़िया मिलती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ जी, मेरे पास तो कोई मीठा फल नहीं है, आप ठहरे, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया वहाँ से जंगल में फल ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो तुरंत लेकर चिड़िया के पास आती है। ये ले माँ जी, ये मीठा फल खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझ जैसी गरीब और लाचार की मदद की। तुम सच में बहुत रहमदिल हो। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं जादुई तालाब से पानी लेने जा रही हूँ ताकि शहजादा पीकर ठीक हो सके। बेटी, ये तो तुम बहुत भले का काम कर रही हो, मगर बेटी वो पानी ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। ये लो, ये जादुई कप लो, जैसे ही तुम इसे पानी की ओर करोगी ये खुद ब खुद ही भर जाएगा। माँ जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर गुड़िया वो कप लेकर जादुई तालाब के पास जाती है और वो कप पानी से भर लेती है। वो वहाँ से पानी लेकर महाराज के पास जाती है। शहजादे को वो पानी पिलाया जाता है, जिसे पीते ही शहजादा ठीक हो जाता है। मम्मा पापा, मैं ठीक हो गया। मैं अब बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। महाराज और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थीं। गुड़िया बेटी, ये रहा तुम्हारा इनाम। तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वो सब देंगे। तुमने हमें हमारी खुशियाँ लौटा दी। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को आजाद कर दिया जाए। और मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत चाहिए जिसमें हम सब मिलकर खेती करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही मीठा फल मिलता है। फिर गुड़िया के भाइयों को आजाद कर दिया जाता है। गुड़िया अपने भाइयों के साथ घर लौट जाती है।